हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन मेडिट सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत में देखा था चंगली लूबाई के पास में अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए आता है। उसकी बेटी के ऊपर भी उस कीड़ों ने अटैक कर दिया है और लूबाई साफ मना कर देता है क्योंकि उसके बस की नहीं है इस काम को कर पाना। वो इतनी छोटी बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर सकता। चंगली को मना कर देने पर वो कब्जदास्त हो जाता है। चंगली हार्ट से पूछने लगता है क्या कुछ भी नहीं हो सकता, क्या तुम कुछ नहीं कर सकती किसी मेडिसिन की मदद से। इस पर हार्ट बोलती है नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये घाव बॉडी के अंदर एक भारी जीव की वजह से हुआ है। ये कोई बीमारी नहीं है, केवल दवाइयों से बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। इस तरह की चीज जो कि बॉडी के अंदर होती है उसको किसी ह्यूमन डॉक्टर की मदद से बाहर निकलना होगा। वही एक इकलौता सॉल्यूशन है, किसी दवाई से कुछ नहीं हो सकता। तो चंगली समझ जाता है अब लूबाई के अलावा उस पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो दोबारा से उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसका इलाज कर दो। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो इसके बदले में तुम जो कुछ मुझसे चाहो वो चीज मुझसे मांग सकते हो। तुम कहो तो मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। इस पर लूबाई बोलता है हम सब एक फैमिली की तरह है, यहाँ पर आपको कुछ भी काम करने के बदले में आपसे कुछ भी मांगना ये बोझ तुझ पर हो जाएगी मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बेटी का इलाज नहीं करना चाहता। असल में बात ऐसी है कि मैं इलाज कर नहीं सकता हूँ, मेरी काबिलियत इतनी नहीं है। आपकी बच्ची की चेस्ट के ऊपर उन कीड़ों ने अटैक किया है, अगर जरा सी भी गलती हो गई तो बच्चे की जान जा सकती है और मुझे पूरा यकीन है मेरी काबिलियत इतनी नहीं कि मैं बिना किसी गलती के इस ऑपरेशन को पूर्ण कर पाऊं। तो चंगली आगे पूछने लगता है कि सच में कुछ भी नहीं हो सकता, तुम कुछ तो कर सकते होंगे। इस पे लुबाई बोलता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस जगह पर मेरे मास्टर, मेरे सीनियर ब्रदर या फिर मेरी सीनियर सिस्टर, इन तीनों में से कोई भी होता तो मैं कुछ ना कुछ कर सकता था। इसी के साथ ही चंगली को एक उम्मीद मिलती है कि उसके मास्टर को यहाँ पे लेके आ सकता है। लुबाई से उसके मास्टर बारे पूछने लगता है तो लुबाई बता देता है उसके होम टाउन में वो मिल जाएंगे। इस पर चंगली कहता है तो फिर ठीक है, हम जल्दी इसका सफर शुरू करेंगे, चलो मेरे साथ में चलो, तुम्हारे मास्टर को लेके आते हैं। लुबाई बोलता है हमसे आपका क्या मतलब है, क्या आप मुझे अपने साथ में लेके जाने वाले हैं। चंगली बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपने साथ में लेके जाऊंगा, मैं अकेला वहां पर जाकर तुम्हारे मास्टर को ढूंढूंगा। इससे अच्छा होगा तुम डायरेक्टली मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे मास्टर कौन है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से तुम्हारे मास्टर को इस जगह पर लेके आना होगा, हमारे लोग यहाँ लगातार खराब होती जा रही है। इसमें लुबाई से कुछ बताने लगता है। वो बताता है उसने कुछ टाइम पहले एक बच्चे का इलाज किया था। जब वो उस होम टाउन के अंदर रहा करता था उस समय उससे गलती हो गई थी और उस बच्चे की डेथ हो गई थी। तब से ही लोग उसको मर्डर बोलने लगे। सिपाहियों ने उसका पीछा किया, काफी लंबे टाइम तक लोग उसको मारना चाहते थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने विलेज से बाहर निकलकर बैंडिट्स ग्रुप को ज्वाइन किया और तब से वो कभी भी अपने होम टाउन दोबारा से लौटा नहीं है। उसके विलेज के लोग अभी भी उसको एक मर्डर समझते होंगे। वो बिल्कुल भी उनके सामने अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता है। ये सुनकर चंगली याद करने लगता है जब पहली बार ये तीनों उसके विलेज में आए थे तब भी इन्होंने यही बताया था ये तीनों अपनी अपनी सिटी के अंदर कुछ ना कुछ क्राइम कर रखे हैं और सेना इनके पीछे पड़ी हुई है और इसी वजह से ये चंगली ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। आप चंगली समझ चुका है वो लुबाई लगातार उस बच्चे का इलाज करने से मना क्यों कर रहा है। वो आगे बोलने लगता है तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा। अगर तुम मेरे पर भरोसा है तो तुम अब मना नहीं करोगे। ये सुनकर लुबाई फाइनली हाँ कह देता है। वो चंगली साथ में चलने के लिए मान चुका है, लेकिन तुरंत अभी नहीं, अगले दिन सुबह इस सफर को शुरू किया जाएगा। चंगली इतनी परमिशन दे देता है लुबाई के पास जो बच्चे कुछ काम है वो एक रात के अंदर कंप्लीट करेगा और फिर अगले सुबह इस सफर को शुरू किया जाएगा। इसके बाद में चंगली सीधे लैलिन के पास पहुंचता है। लैलिन की हेल्थ भी इस टाइम कब्ज तक खराब है, उसकी बॉडी के ऊपर भी उन कीड़ों ने अटैक किया था। चंगली ने अपने सारे खास लोगों को बुला लिया है क्योंकि उसको खतरे का पूरा अंदाजा है। इस टाइम पर उसकी सिटी के अंदर काफी सारे लोग पहले घायल हो चुके हैं और इसके अलावा वो खुद भी सिटी से बाहर निकलने वाला है। मतलब सिटी इस टाइम पर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाने वाली है, कोई भी इस पर अटैक करने की कोशिश कर सकता है। मार्क्यूस वॉरियर तो एकदम मौका तक के बैठे हुए हैं कि किसी भी समय अटैक करने का मौका मिले और वो अटैक कर दे। ये उनके लिए एकदम परफेक्ट मौका हो सकता है, इसलिए वो क्वीनमैन और फैन के ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ता है कि किसी भी तरीके से सिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। साथ में ये बताता है कि वो जो सीजन सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी उस सीजन को भी एक जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, लेकिन उसको किसी तरीके से अपने साइड में करना पड़ेगा। इसलिए चंगली इनको इंस्ट्रक्शन देता है कि किसी तरीके से वोनार की उस असेसिन से बात कराई जाए। अगर ऐसा हो जाता है असेसिन वोनार की तरफ थोड़ी सी अट्रैक्टेड है वो जरूर से हमारी तरफ आ जाएगी। और इसके अलावा चंगली स्विंग को एक लेटर पकड़ाता है जो कि वो चाहता है ये लेटर वोनार से भिजवा दिया जाए। इसमें स्विंग बोलने लगती है कि तुम जाकर खुद से उसकी बात कर लो। इसमें चंगली बताता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसके साथ में कुछ अलग ही अफेयर चल रहा है जिसको सॉल्व करने में काफी लंबा टाइम लग जाएगा। मुझे लगता है अगर मैं खुद उससे बात करने के लिए गया तो पूरी रात बीत जाएगी और उसके बाद भी मैं उसको कुछ समझा नहीं पाऊंगा। मैं इस समय इस टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता। मेरे लोग की हेल्थ कब तक खराब है, मेरी बेटी की हेल्थ कब तक खराब है। मैं अपना इस टाइम पर बिल्कुल भी ध्यान इन लव अफेयर्स में ना देकर अपने लोगों के ऊपर देना चाहता हूँ, उनकी सेफ्टी, उनकी सलामती भी देना चाहता हूँ। कल सुबह मेरा सफर शुरू होगा, मेरे को उस चीज की तैयारी करनी है। ये कहता चंगली इस लेटर को पकड़कर वहां चला आता है। इस समय चंगली काफी ज्यादा दिक्कत में है, लेकिन लुबाई की दिक्कतें भी कुछ कम नहीं है। वो एंड्रोलिना के साथ में उसको एक तख्ती देते हुए बोलने लगता है इसको बाहर की साइड में लगा देना। एंड्रोलिना पूछने लगती है इस पे लिखना क्या है, तो उस पे लुबाई बताता है इस पे लिख देना कि कल से ये मेडिकल सेंटर बंद रहेगा, अगर किसी को भी अपना इलाज कराना है तो यहाँ पर ना आए, बाकी किसी डॉक्टर के पास में जाए।
एंड्रोलीना से कारण पूछने लगती है, साथ में ये पूछती है कि ये सेंटर कब तक बंद रहने वाला है। इस पर लुबे बताता है कम से कम 3 महीने या फिर 6 महीने भी लग सकते हैं। वो चंगली के साथ में एक लंबे सफर पर निकल रहा है। एंड्रोलीना थोड़ी परेशान हो जाती है। लुबे आगे बोलता है, मैं चाहता हूँ जिस समय लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए उस समय उन सभी को चर्च की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाए। तुम वहां पर उनका इलाज करो। तुमने मुझे काफी लंबे टाइम तक काम करते हुए देखा है, तुम्हें काफी कुछ आ चुका है। और इसके अलावा मैंने ये भी देखा है जो चर्च के अंदर लोग हैं उनको मेडिकल की थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो उनकी मदद कर पाएंगे। तुम इस चीज का बिल्कुल फायदा उठाने की कोशिश मत करना। जो लोग तुम्हारे पास में इलाज कराने के लिए आए उनका फ्री में इलाज कर देना, उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मत करना। इस पे एंड्रोलीना बोलती है, क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल भी ऐसा करने वाली नहीं हूँ। जो लोग मदद के लिए आएंगे पहले उनकी मदद की जाएगी। इसके बाद में लुबाई एंड्रोलीना को एक पर्चा पकड़ाने लगता है जिसके अंदर कुछ दवाइयों के बारे में लिखा हुआ है जिसकी मदद से लोग की और ज्यादा मदद कर सकती है। तभी एंड्रोलीना एकदम से बोलती है, नहीं मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं भी तुम्हारे साथ में चलने वाली हूँ। लुबाई कहता है, क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी सिटी के अंदर भी ज्यादा जरूरत है, लोग पहले बहुत ज्यादा घायल है। इस पे एंड्रोलीना बोलती है, मेरे यहाँ पर उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी और भी काफी सारे लोग हैं, काफी सारे डॉक्टर्स हैं जो कि मुझसे भी काफी ज्यादा जानते हैं, तो इन लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। और इस तरीके से एंड्रोलीना लुबे के साथ चलने की जिद करने लगती है। इसमें लुबे कहता है, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, सब जगह केओस का माहौल है, इस टाइम पर अगर तुम इस सिटी के अंदर रहोगी तो ज्यादा सेफ रहोगी। इस पे एंड्रोलीना कहती है, नहीं मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर सेफ रहने वाली हूँ, सिटी के अंदर ही मैं उतनी अनसेफ हूँ जितनी बाहर के साइड में। और जैसा कि तुमने कहा पूरी दुनिया में केओस का माहौल है, तो ये तो एकदम परफेक्ट टाइम है सभी लोगों को गॉड्स के बारे में बताने का, उनको एहसास कराने का कि उनके ऊपर कोई है जो कि कभी न कभी उनकी मदद करने वाला है। इस तरीके से मैं उनकी मदद कर सकती हूँ कि उसको शांत करने में, सब लोगों को थोड़ी सी होप देने में। इसके साथ ही लुबे समझ जाता है कि सिटी से बाहर निकलकर अपने धर्म का प्रचार करना चाहती है, इसलिए वो उसको दोबारा से मना करने लगता है। लेकिन एंड्रोलीना ने साफ मना कर दिया है। वो उसे कह देती है, मैं तुमसे परमिशन नहीं मांग रही हूँ और ये मेरी खुद की मर्जी है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ये सुनने के बाद में अब लुबे के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, वो इसको मना नहीं कर सकता है। इसको परमिशन मिल जाती है साथ में चलने की। एंड्रोलीना अपना सामान पैक करने के लिए चली जाती है। लुबाई भी सोच रहा होता है वो दोबारा से अपने लोग के सामने जाने वाला है जो कि उसको एक मर्डर समझ रहे थे, एक भगोड़ा समझ रहे थे। दुनिया दोबारा से उसको घुमाकर उस जगह पे लेके आ चुकी है। उसको दोबारा से अपनी फैमिली को, अपने लोगों को फेस करना पड़ेगा। इसके बाद में अगले दिन सुबह इनका सफर शुरू हो जाता है। यहाँ पर स्विंग चंगली को मना रही होती है कि अपने साथ में इस बुल को लेके ना जाए, क्योंकि चंगली अपने साथ में पहले एक बच्चे को लेके जा रहा है, उसके लिए फाइट करना बहुत मुश्किल होगा। इस बुल की मदद से कोई भी आसानी से चंगली को पहचान सकता है कि ये टोड विल्चर किंग है, क्योंकि ये बुल दिखने में काफी अलग सा है। सब लोग के ध्यान इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। कोई जंगली की शक्ल को देख के नहीं पहचानेगा, लेकिन इस बुल को देखकर आसानी से पहचान जाएगा इसमें जंगली क्या लगता है। ऐसा हो सकता है लोग मुझे पहचान जाए, लेकिन इससे दो चीज हो सकती है, लोग मुझ पर अटैक करने के लिए आ सकते हैं, या फिर ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि मेरे नाम को सुनकर मुझसे डर जाएंगे और मुझसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। दोनों चीजें हो सकती है, मैं दोनों को फेस करने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए उसको सफर शुरू हो जाता है। अपने बच्चे को साथ में लेकर लुबाई और न्यू के साथ में इसने यूजाओ सिटी की तरफ अपना सफर तय कर दिया है। यूजाओ सिटी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। रास्ते में काफी सारे लोगों की जंगली के ऊपर नजर पड़ती है, और जैसा कि स्विंग को डर था बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे लोग जंगले के पास में उस बुल को देखते हैं, चेंगली तो उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बुल दिखाई देने के साथ में तुरंत समझाते हैं चेंगली एक सफर में निकला हुआ है। लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इसके बारे में जल्दी से मार्क्यूस वॉरियर को खबर भिजवा देनी चाहिए। साथ में कुछ नॉर्मल से लोग जो कि आराम से एक ढाबे बैठे होते हैं, जब उनकी चेंगली पर नजर पड़ती है तो आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें क्या लगता है चेंगली किस वजह से इस सफर पर निकला है। इस पर कुछ लोग अपनी अपनी कहानी बनाने लगते हैं। इनमें से एक बंदा बोलता है, पास ही में एक अकेडमी है जिसने हाल ही में अपने एडमिशन लेना शुरू कर दिया है, ऐसा हो सकता है वो उस बच्ची को उस अकेडमी की तरफ एडमिशन लेने के लेके जा रहा हो। इसमें दूसरा बंदा बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इन बैंडिट्स को एक बाहरी अकेडमी के अंदर अपना एडमिशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता ये तगड़ा रिस्क लेने वाले हैं। एक दूसरा बंदा बोलता है, अभी कुछ टाइम पहले इनकी सिटी के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक हुआ था, शायद से उस अटैक के कारण घोस्ट का आतंक इनकी सिटी के ऊपर फैल चुका है, इसी वजह से ये जरूर से किसी मास्टर के पास जा रहे होंगे जो कि उस घोस्ट को उस जगह से भगा सके। मैंने सुना है इनकी सिटी पे एक अजीब सा घोस्ट अटैक किया था जिसको इन्होंने जिंदा जला दिया, शायद से उसी की आत्मा इनकी पूरी सिटी के अंदर भटक रही है और सिटी को नष्ट कर रही है। इसके बाद में बातों में ये रिंग ट्रैप की बात करने लगता है। पता चलता है रिंग ट्रैप के अभी केवल 2 बंदे जिंदा है, जिन वेंडाओ और हुन यानली। हुन यानली फर्स्ट चाइल्ड है और जिन वेंडाओ 9th। ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं रिंग ट्रैप को अपने कब्जे में करने के लिए। दोनों में से जो जीत जाएगा वो रिंग ट्रैप का एक छत्र राजा बन जाएगा, और ज्यादा चांसेस है जिन वेंडाओ इस फाइट में जीतने वाला है, क्योंकि उसके पास में दिमाग है और ताकत के लिए पूरी सेना है ही। अगर फाइट होती है तो जिन वेंडाओ की जीतने चांस ज्यादा है। इस तरीके से इन दोनों भाइयों के बारे में अफवाह चल रही है कि कौन अगला किंग बनने वाला है। इस समय चेंगली जो कि अपने सफर में आगे बढ़ रहा है, हार्टूस के साथ में वो उसके लिए एक और नए मिशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसके अंदर उसे अपने बच्चे का इलाज कराना है। जो बीमारी उसके विलेज के अंदर फैली हुई है उसका एंटीडोट ढूंढ के लेके आना है। अगर वो ऐसा कर जाएगा तो उसको एक रिवॉर्ड मिल जाएगा, रिवॉर्ड अभी अननोन है। या से दूसरी तरफ हम एक विलेज का सीन देखते हैं जो कि रेगिस्तान के अंदर बना हुआ है। ये रिंग ट्रैप का विलेज है। तभी अचानक से एक बहुत बड़ी सेना इनको प्रोटेक्ट कर देती है, और रिंग ट्रैप की सेना ही है जो कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आई है।
इस सेना के जो लीडर होते हैं वो इस विलेज को प्रोटेक्ट करते हुए अपने सिपाहियों से बोलने लगते हैं, सभी आदमियों को खत्म कर दो, जितनी भी औरतें हैं उनको किडनैप कर लो, और इसके अलावा जितने भी जानवर हैं हम उन सभी को अपने साथ में लेके चले जाएंगे, उनको पकड़ के खा लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा किया जाता है। कुछ सेकंड के अंदर काफी सारे लोग यहाँ पे मार दिए जाते हैं। जितने भी आदमी थे सब खत्म कर दिए गए। इस टाइम पर बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया है। बच्चे इस जगह पर साइड में पड़े हुए होते हैं। एक जगह पर आग लगा दी गई होती है। जितने भी कैंप है जलना शुरू हो चुके हैं। इस समय एक दो कैंप ऐसे हैं जो कि बचे हुए हैं। इस कैंप के अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। इस विलेज में जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे इसी कैंप के अंदर आए हुए हैं, यहाँ पर एक लड़की को बचाने के लिए जो कि एक प्रिंसेस है। इस प्रिंसेस के साथ में एक उसकी नौकरानी भी होती है, और आदमी जो कि यहाँ पर अटैक करने के लिए आया है, इस पूरी सेना का लीडर, वो इस लड़की को देख के बोल रहा होता है, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, तुम जरूर से एक प्रिंसेस होगी, प्रिंसेस उलिहान। तुम्हारे रूप की मैंने बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है, और अब तुम्हें देख के पता चल रहा है तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों की जाती थी। तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, तुम चाहो तो हमारे सामने सरेंडर कर सकती हो। अगर तुम सरेंडर कर दोगी तो बड़ी शांति से तुम्हें लेके जाया जाएगा और बड़े आराम से तुम्हें बेच दिया जाएगा। उस समय अच्छा प्रॉफिट हो जाने वाला है। लेकिन अगर तुमने जरा सी भी गड़बड़ की तो हम अपना नुकसान कराने से ज्यादा चूकेंगे नहीं। तुम प्रोटेक्ट करके तुम्हारे चेहरे को नोच कर जबरदस्ती तुम्हें मेरे साथ में लेके जाया जाएगा, और उसमें भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे देखने से लग रहा है तुम्हारे साथ में जो ये नौकरानी है ये भी दिखने में काफी सुंदर है। तुम दोनों मिलकर हमें अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले हो। इस पे ये प्रिंसेस भी इस आदमी को धमकी देने लगती है कि अगर उसके भाई को इस बारे में पता चल गया तो जरूर से इसको खत्म कर देने वाला है। इस पे आदि बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तुम्हारे तेवर अभी तक उतरे नहीं है, अभी इस समय पूरी तरफ से हमारी सेना से घिरी हुई हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे चेहरे की जो चमक है वो हट नहीं रही है। अभी कुछ टाइम रुको, सारी चमक धुल जाएगी। ये कहते हुए ये सारे सोल्जर्स अब हंसना शुरू कर देते हैं। इस समय किसी बंदे की इस जगह पर एंट्री होती है। कोई घोड़े पे सवार होकर इस जगह पहुंच चुका है, और घोड़ा है यानी इसका मतलब चैंगली तो नहीं है, कोई और है जो कि इस फाइट में शामिल होने के लिए इस जगह पहुंच चुका है। ये है रिंग ट्रैप का 11th प्रिंस फूडी, जो कि अभी तक किसी भी अफवाह में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के अंदर सब जगह पर इसी की बात होने वाली है। जब ये इस जगह पहुंचता है तुरंत ही समझ जाता है ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है इनमें से कोई भी न तो जिंडाओ की टीम में से है और न ही हुई जानले की। ये लोग अपना एक अलग ग्रुप बना रखे हैं जहाँ पर हो सके यहाँ पर तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आते उन लोगों से यहाँ से पीछे हटने के लिए कहने लगता है, और इस समय जो इन लोगों का लीडर होता है वो इससे आगे बढ़ते हुए बोलता है, पीछे हट जाओ, तुम अकेले हो, कुछ भी नहीं कर सकते, इस फाइट में शामिल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं। इससे बाकी लोग बोलने लगते हैं, क्यों मारना नहीं चाहते, ये यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आए, चलो इसको प्रोटेक्ट करके इसकी गर्दन काट देते हैं और उससे घोड़े को हड़प लेते हैं। मुझे दिखने में इसका घोड़ा काफी अच्छा लग रहा है। तभी फूडी धीरे से बोलता है, वैसे क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ, कैसा रहेगा, तुम सब लोग मुझे अपना लीडर बना लो और मेरे सामने सरेंडर कर दो। ये सुनकर सब जगह एकदम सन्नाटा छा जाता है कि एकदम से इस बंदे ने क्या कहा। सब हंसना शुरू कर देते हैं, हंसते हुए बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम, हम तुम्हें अपने लीडर बना ले। एक कहीं का आया हुआ लड़का जो कि हमारे सामने मरने वाला है वो हमारा लीडर बनना चाहता है, बकवास बंद करो। इसी समय जो इन सिपाहियों का लीडर है वो अपने लोगों से बोलने लगता है, जो कोई भी इसका सर काट के लेके आएगा मैं उसको इसका घोड़ा दे दूंगा। और ये सुनने के साथ में एक बंदे तेजी से फूडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, अपनी तलवार निकालकर अपनी तलवार घुमा देता है। लेकिन ठीक इसी समय फूडी पे भी तलवार निकालता है, उसकी रफ्तार ज्यादा तेज है, एकदम से पलक झपकते ही इसकी गर्दन काट देता है। चारों तरफ खून ही खून फैल चुका है। ये सब कुछ केवल एक सेकंड के अंदर हो गया। फूडी ने इसकी गर्दन काट दी और इधर को सब चौंक जाते हैं कि अचानक से ये क्या हुआ, इस लड़के ने हमारे एक सोल्जर को मार दिया, वो खून चारों तरफ फैल चुका है। फूडी आगे बोलता है, मेरे सामने सरेंडर करोगे या फिर इस फाइट को और ज्यादा रंगीन करना है, मैं चारों तरफ खून फैला दूंगा, बेकार में तुम सब लोग मरने वाले हो, मेरी तरफ शामिल हो जाओ और मेरी सेना का हिस्सा बन जाओ। इस पे वो लोग बोलते हैं, बकवास बंद करो, मैं तुमसे कहा ना, तुम्हारा एरोगेंस तुम्हें मारने वाला है। और इसी के साथ में अब पूरी सेना एक साथ में इसको प्रोटेक्ट करने लगती है। फूडी इस समय अपनी स्किल्स दिखाता है। इन कुछ सालों के अंदर उसने काफी कुछ सीख लिया है और वही सब कुछ उसके अब काम आने वाला है। एक बच्चा जो कि एक टाइम पर एक सिपाही से फाइट नहीं कर सकता था, अब इस समय इस पूरी सेना से भिड़ने से पहले भी एक बार भी सोचता नहीं है और इतनी खतरनाक फाइट करता है कि पूरी सेना चौंक जाती है। एक गंदी फाइट अकेले के दम पर वो इस पूरी सेना को चौंका के रख देता है। काफी सारे सिपाही यहाँ पर मारे जाते हैं। ये रिंग ट्रैप के सोल्जर्स फूडी के सामने कुछ भी कर नहीं पाते। और इस समय कैंप के जो सोल्जर्स है उस प्रिंसेस के सिपाही वो समझ जाते हैं ये फाइट काफी खतरनाक है और अब इस समय हम इस फाइट के अंदर जीत सकते हैं। और इन सब सिपाहियों में से एक सिपाही ऐसा होता है जिसको फूडी के अंदर कुछ अलग ही खास दिखाई दे रहा होता है। इनमें से कोई भी फूडी को पहचान नहीं पाया है, लेकिन इस एक बंदे ने फूडी को पहचान लिया है। वो देख के सोचने लगता है क्या ये सच में हो सकता है, चामी, क्या चामी अभी भी जिंदा है? लेकिन ये तो उस फाइट के अंदर मर चुका था। इसके बारे में सब जगह खबर फैली थी और सबने बात पूरी तरह पुष्टि की थी कि हाँ सच में चामी की मौत हो चुकी है। तो इसका मतलब ये उसका छोटा भाई है, चामी का छोटा भाई 11th प्रिंस फूडी। क्या सच में ये अभी भी जिंदा है?
इसके बाद में इस सिपाही के बारे में पता चलता है ये असल में वो सिपाही है जिसको चांबी ने ऑर्डर दिया था कि उस लड़की को सेफली इनके कैंप के अंदर लेके चला जाए, और इसी वजह से इस सिपाही की जान बच गई थी। उस समय इसने फूडी को देखा था, फूडी को उसके बचपन के फॉर्म में, जिस समय वो बहुत ज्यादा कमजोर था। उसने एक लड़की को वादा किया था उसको प्रोटेक्ट करेगा, और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी की थी, और उसके चक्कर में अपनी खुद की जान तक गवा दी थी। इस समय ये सिपाही ये सब कुछ अपनी आंखों से अपने सामने देख रहा है, फूडी को इस तरह से लड़ता हुआ, लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा होता है। इस समय ये प्रिंसेस भी फूडी को पहचान चुकी होती है, उसने कहीं ना कहीं फूडी को पहले भी कहीं पे देखा है, वो भी चौंकी हुई है। फिर वो उस तक कहने लगती है अगर हम तुम्हें अपना लीडर बना ले तो क्या तुम वादा करते हो कि तुम हमें प्रोटेक्ट करोगे। इस समय फूडी इन सिपाही से फाइट कर रहा होता है, फाइट करते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल मैं वादा करता हूँ, मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करूंगा, तुम सभी का लीडर बनना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात होगी। ये कहते हुए फूडी की तलवार में से लगातार खून बह रहा होता है, आंखों के अंदर एकदम अलग सा गुस्सा है। इस समय ये लेडी अच्छी तरह जानती है कि फूडी के वादे के अंदर कितनी सच्चाई है, वो अपने वादे को निभाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसने पहले भी किया था और वो आगे भी ये करने से चुकेगा नहीं। और अब इसके बाद में एक और बड़ा खुलासा होता है, फूडी ने एक टाइम पर पहले भी किसी लड़की से इस चीज का वादा किया था कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। वो लड़की भी इस जगह मौजूद है, चेरी, वो यहाँ पर इस प्रिंसेस की नौकरानी बनकर यहाँ पर रह रही है। ये भी अपने मास्टर को पहचान चुकी है, अपने मास्टर को देखकर एकदम खुशी का रोना शुरू कर देती है। और अब इसी के साथ में जब सब कुछ डिसाइड हो चुका है तो आखिर के अंदर दोपहर से फाइट शुरू कर दी जाती है। ये बच्चे कुछ सिपाही इन बच्चे व बाकी सिपाहियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एक खत्म हो चुकी फाइट जिसके अंदर पूरी तरह से हार चुके थे, एकदम से रुख बदल जाता है और ये लोग एंड में इस फाइट में जीत जाते हैं। जितने भी अटैकर्स इस जगह पर आए थे सबके सब मार दिए जा चुके हैं। और अब इस तरीके से जब ये फाइट खत्म होती है, एक बच्चा जो कि एक टाइम पर वॉयलेंस के एकदम खिलाफ था, इतनी बड़ी फाइट खत्म करने के बाद में उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी स्माइल होती है। अपने बड़े भाई चामी की बातें उसको अब जाके समझ में आने लगी है। इस समय जो लोग उसको पहले से जानते हैं उसके इस बदले हुए रूप को बस लगातार देखते रहते हैं। सारे सिपाहियों ने उसके अपने घुट्टे टेक दिए हैं और इसी के साथ में फूडी के पास में अब अपनी खुद की सेनाएं रिंग ट्रैप की गद्दी के ऊपर कब्जा करने के लिए एक और नया दावेदार आ चुका है। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।